करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी। चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी। और इंग्लिश में है ये केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक्स। देखिए ये जो हमारा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है रासायनिक बलगतिकी। मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक का मतलब यहाँ हमारे पास में है रासायनिक अभिक्रियाओं से। रासायनिक का मतलब यहाँ हमारे पास में है रासायनिक अभिक्रियाओं से। और ये जो हमारे पास में यहाँ हमें बलगतिकी लिखा हुआ है, और इसका मतलब हम यहाँ लगाएंगे बल के कारण गति। बल के कारण गति। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, हम केवल 2 वर्ड से ही अपनी डेफिनेशन कंप्लीट कर लेंगे। रासायनिक का मतलब हम यहाँ लगाएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं से, और बलगतिकी का मतलब हम यहाँ लगाएंगे बल के कारण गति। अर्थात रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं पर बल लगने के कारण होने वाले गति परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ध्यान से देखिए, मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। रासायनिक अभिक्रियाओं में बल के कारण गति, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में बल लगने के कारण गति में उसकी जो परिवर्तन होगा और उसका अध्ययन किया जाएगा। किसमें? इस शाखा में, रासायनिक बलगतिकी में। अब आप समझ रहे होंगे कि गति, अभिक्रियाओं की गति। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। अभिक्रिया कभी भी दौड़ती नहीं है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं दौड़ती है। अभिक्रियाएं केवल पूर्ण होती हैं, और यहाँ मेरा गति से मतलब है उनके पूर्ण होने में लगा समय, या पूर्ण होने में उनकी जो दर है, कितनी जल्दी या कितनी देर से वह पूर्ण हो रही है। मेरा मतलब यहाँ गति से इस बात से है, गति से इस बात से नहीं है। मैं आपको एक बार दोबारा समझा रहा हूँ कि कभी दौड़ने से लगा लो, अब दौड़ने से नहीं होता है। और अब आप सोच रहे होगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं पे बल हम कैसे लगा देंगे? बल लगाने का मतलब धक्का लगाना नहीं है उसे, बल लगाने का मतलब कुछ और है। समझाता हूँ मैं आपको। रासायनिक अभिक्रियाओं पे बल लगता है ताप से। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी रासायनिक अभिक्रिया पर बल लगेगा, दाब बढ़ाएंगे तो भी लगेगा। और अगर हम किसी उत्प्रेरक को अभिक्रिया के अंदर डाल देते हैं तो भी अभिक्रिया में बल लगता है। तो यहाँ जो बल लगाने के जो कारक हैं, जो बल के कारक हैं, वे मेरे पास में यहाँ है। ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है और सांद्रता है। ये वे बल हैं जिन्हें लगाने से अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। अगर हम इन 4 बलों का प्रयोग करते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है। उत्प्रेरक ताप, दाब या सांद्रता के ऊपर निर्भर करेगा कि अभिक्रिया बढ़ेगी या फिर घटेगी। ये हम डीपली पढ़ेंगे कि ताप लगाने पे कब अभिक्रिया बढ़ेगी और कब घटेगी। ताप बढ़ाने से अभिक्रिया बढ़ भी सकती है और ताप बढ़ाने से अभिक्रिया घट भी सकती है। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो जाएगा? ताप लगाएंगे तो हमेशा अभिक्रिया बढ़ेगी? नहीं, ताप लगाने से अभिक्रिया घट भी सकती है। अभिक्रिया अगर ऊष्मा शोषी है तो ताप लगाने से अभिक्रिया बढ़ जाएगी, और अगर अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है तो ताप लगाने से अभिक्रिया घट जाएगी। अभिक्रिया की दर घटेगी अगर अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है। क्यों? क्योंकि उस अभिक्रिया से ताप निकलता है। क्षेपी का मतलब क्षेपण हो रहा है, लगातार उसमें से ऊष्मा निकल रही है। और शोषी का मतलब ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब उसे लगातार ऊष्मा चाहिए, वह लगातार ऊष्मा को धारण कर रही है। तो उस अभिक्रिया में अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये 4 भी हैं। मेरे विचार से आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो रासायनिक बलगतिकी अपना टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, रासायनिक बलगतिकी में हमें पढ़ना क्या है? रासायनिक बलगतिकी में हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं में बल लगने के कारण होने वाले गति परिवर्तन का अध्ययन। ये रसायन विज्ञान की वही शाखा है जिसमें हम पढ़ते हैं क्या? कि रासायनिक अभिक्रियाओं पर बल के कारण होने वाले गति परिवर्तन को। ठीक है। अगर मैं इसकी आपको डेफिनेशन बोलूँगा तो वे मुझे कुछ इस प्रकार से बोलनी पड़ेगी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर किसी रासायनिक अभिक्रिया पर ताप, दाब, उत्प्रेरक, सांद्रता आदि के कारण होने वाले गति परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। देख लेते हैं एक बार अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है। देखिए अभिक्रिया 4 प्रकार की होती हैं। पहले मैं लिख देता हूँ अभिक्रियाओं के प्रकार।
अभिक्रियाओं के प्रकार ये पढ़ेंगे अब हम अभिक्रियाओं के प्रकार। नंबर 1 हमारी जो फर्स्ट पे होंगी वे हमारी होती हैं आयनिक या तीव्र अभिक्रियाएं। आयनिक या तीव्र अभिक्रियाएं। और दूसरे नंबर पे यहाँ जो हमारी आती हैं वे आती हैं आणविक अभिक्रियाएं। आणविक या आप इन्हें मंद बोल लीजिए, मंद भी आ जाती है इनमें, आणविक या मंद अभिक्रियाएं। और जो हमारा थर्ड और फोर्थ है, थर्ड पे आती हैं समांगी और फोर्थ पे आती हैं विषमांगी। थर्ड और फोर्थ, समांगी और विषमांगी, ये अभिक्रियाएं यहाँ 4 प्रकार की होती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। पहली अभिक्रिया देखिए आयनिक या तीव्र अभिक्रियाएं। इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है आयनिक अर्थात आयनों के मध्य होने वाली अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाएं, तीव्र मतलब तेज होने वाली अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में बहुत ही कम समय लगता है और ये अभिक्रियाएं आयनों के मध्य होती हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल हमने यहाँ देख रखा था HCl प्लस NaOH। ये अभिक्रिया देखिए HCl प्लस NaOH, H पे प्लस Cl पे माइनस Na पे प्लस OH पे माइनस। तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, क्या बन जाएगा NaCl और H2O। ये अभिक्रिया इतनी तेज गति से होगी, बहुत ही तेज गति से, और इसमें पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। तो यहाँ हमारे प्रोडक्ट 2 बन जाएंगे, एक बन जाएगा NaCl और दूसरा क्या बन जाएगा H2O। इस प्रकार की और भी बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। ये सोडियम क्लोराइड है, ये जल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगर Cl हम नॉर्मल किसी के बाद में जोड़ते हैं किसी यौगिक के, तो उसके बाद में क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। OH के लिए हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया सोडियम, और इसके लिए हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसे, Cl जिसके बाद में जुड़ा हुआ होता है उसके नाम के लिए हम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ये हमारे पास में H2O है, ये हमारे पास में है जल, प्लस इसके साथ में कुछ ऊष्मा भी निकलती है, क्यों किलो कैलोरी। वैसे इसका जो एक्यूरेट मान होता है वो होता है 13.7 किलो कैलोरी, फिक्स होता है इसका वैल्यू। फिर इसके बाद में दूसरी अभिक्रिया देखिए आणविक या जो अणुओं के मध्य होती हैं मंद अभिक्रियाएं, अर्थात इन्हें पूर्ण होने में समय लगता है। ये वे अभिक्रियाएं हैं जो बहुत ही जल्दी पूर्ण नहीं होती हैं, इन्हें पूर्ण होने में समय लगता है, इन्हें समय की आवश्यकता होती है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पूर्ण होने में कई महीने या साल भी लग जाता है, और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि 2 या 3 दिन में पूर्ण हो जाती हैं। ये कोई सेकंड मिनट में पूर्ण होने वाली अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसका। ये है एग्जाम्पल इसका CH3COOH प्लस C2H5OH। इस अभिक्रिया को देखिए, इस अभिक्रिया में रिवर्सिवर का प्रयोग किया जाता है। रिवर्सिवर उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इससे ये भी बन जाएगा, उससे वो भी बन जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे बनता है। तो यहाँ बन जाता है CH3COOC2H5 और प्लस में इसके यहाँ आ जाता है H2O। ये एक आणविक अभिक्रिया है, ये कोई आयनों की अभिक्रिया नहीं है। बहुत सी बार कोई समझा देता है, इसे समझाने के लिए क्या देते हैं कि भाई इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस, मगर ये प्लस माइनस की होने वाली अभिक्रिया नहीं है। ये एक आणविक अभिक्रिया है जो केवल अणुओं के मध्य होती है। समझाने को कोई कुछ भी समझा दे, मगर वो तरीका गलत है। ये अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रियाएं हैं, और अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। ये है हमारे पास में एथिल एसीटेट, ये है हमारे पास में एथेनॉल, और ये है हमारे पास में एथेनोइक एसिड, ये हमारे पास में वाटर है। रिवर्सिवर का मतलब ये है अभिक्रिया इससे ये भी हो सकती है, इससे ये भी हो सकती है, मगर ऐसा नहीं होगा कि किसी भी स्थिति में हो सकती है। इसके लिए विशेष स्थिति होती है जब इससे ये बनेगा, और इसके लिए भी एक विशेष स्थिति होगी जब इससे ये बनेगा। मगर ये अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, ये अभिक्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। इन अभिक्रियाओं को लगभग पूर्ण होने में भी बहुत अधिक समय लग जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को आणविक अभिक्रियाएं कहते हैं, और इन्हें पूर्ण होने में भी बहुत अधिक समय लगता है, तो इन्हें मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। अब यहाँ मंद के साथ साथ अतिमंद की भी बात कर लेते हैं। अतिमंद अभिक्रियाएं कुछ इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लग जाता है। जैसे कि लोहे को जंग लगना। लोहे को जंग लगने की क्रिया 1-2 मिनट या 1-2 घंटे की नहीं होती है, लोहे को जंग लगते लगते काफ़ी समय हो जाता है, बहुत लंबे समय तक अभिक्रिया उसकी चलती रहती है। इसके बाद में हमारे पास में है समांगी अभिक्रियाएं। समांगी अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें अभिकारक
जो दोनों हमने अभिकारक प्रयोग किए हैं, 3 करे हैं, 4 करे हैं, कितने भी अभिकारक हमने उसमें प्रयोग कर रखे हैं, और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद अगर दोनों की भौतिक अवस्थाएं सेम है तो अभिक्रिया हमारी कहलाएगी समांगी, और अगर सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है, भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हैं, तब अभिक्रिया हमारी कहलाएगी विषमांगी। चलिए एक बार एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इस अभिक्रिया को देखिए, इस अभिक्रिया में ये और ये दोनों के दोनों लिक्विड हैं, और जो यहाँ भी ये हमें प्राप्त हो रहा है ये दोनों भी कैसे हैं, लिक्विड। तो ये हमारी एक किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, समांगी अभिक्रिया हो गई। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, लिक्विड है। मगर कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें दोनों की भौतिक अवस्थाएं सेम नहीं होती। चलिए मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ समांगी के लिए। आपने 10th क्लास में ये अभिक्रिया बहुत पढ़ी होगी, N2 + 3H2 एरो 2NH3। मैं यहाँ Fe ले रहा हूँ और यहाँ ले रहा हूँ इसमें M। तो ये अभिक्रिया हो रही है। तो ये देखिए दोनों के दोनों कैसी अवस्था में है, यहाँ दोनों के दोनों कैसी अवस्था में है, गैस में, और यहाँ भी ये दोनों के दोनों कैसी अवस्था में है, गैस में। तो अभिक्रिया कैसी होगी, समांगी होगी। ठीक है। अब बात करते हैं विषमांगी की। विषमांगी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें अभिकारक पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं कैसी होती हैं, अलग अलग, सेम नहीं होती। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। विषमांगी अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। CaCO3 एरो यहाँ बन जाता है CaO + CO2। यह अभिक्रिया तब होती है जब हीट बहुत अधिक हो। इसमें ध्यान से देखिए, ये कैसा है, यहाँ ये सॉलिड है, ये भी कैसा है, सॉलिड है, मगर ये कैसा हो गया, गैस। इस अभिक्रिया में जो हमारे पास में अभिकारक है, जो हमारे पास में रिएक्टेंट है, उसकी जो भौतिक अवस्था है, जो स्टेट है, यहाँ ये कैसी है, सॉलिड स्टेट, और ये कैसा हो गया, गैस में, और ये कैसा हो गया, सॉलिड में। मगर ये अलग अलग ना होगी, ये कैसा है, सॉलिड, ये लिक्विड। तो यहाँ अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो गई हैं। अतः ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह एक विषमांगी अभिक्रिया